Assalamu alaikum computer students. I'm your computer teacher Urusha Tanili. Today we will start our third chapter, that is object-oriented programming in C++. Today our topic is two journal. We will learn about what is C++ programming language, what is a computer program, what are header files, and what are the reservoirs. First of all, we will learn about what is a C++ programming language. It is a general-purpose programming language that supports various computer programming modules such as object-oriented programming and generic programming. सिंपल जनरल पर्पस प्रोग्राम आप कौन सा प्रोग्रामिंग को बोलते हो जिसमें आप किसी भी टाइप की प्रोग्रामिंग कर सकते हो। मीन्स आप गेम डेवलपमेंट कर सकते हो, आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, आप सिस्टम डेवलपमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर बना सकते हो, कोई आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना सकते हो, एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर बना सकते हो। कोई भी टाइप की प्रोग्रामिंग जो आप कर सकते हो उसको हम जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, तो C++ इज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डिफरेंट मॉड्यूल्स को सपोर्ट करता है। मॉड्यूल्स दैट आर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मींस ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग। हम आगे अपने चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट्स किसको बोलते हैं, और जेनेरिक प्रोग्रामिंग जहाँ पे इनहेरिटेंस वगैरह इंटरलिंक्ड होगा, तो उन चीजों को हम बोलते हैं अपनी जेनेरिक एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। It was created by Bjarne Stroustrup early 1980s at Bell Laboratories. ठीक है, Bjarne Stroustrup ने 1980s में इसको डेवलप किया था। उसके बाद से C++ लैंग्वेज जो है वो यूज होना स्टार्ट हुई। What is a computer program? अब सिंपली एक लेमैन के लिए आप अगर किसी को बताओगे कि कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है, तो क्या चीज है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ऐसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करेंगी। मीन्स मैं एक ऐसा प्रोग्राम बनाती हूँ जो सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कर सकता है, तो वो प्रोग्राम एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन के अलावा और कुछ नहीं करेगा। जिस काम के लिए मैंने प्रोग्राम डिजाइन किया है वो प्रोग्राम सिर्फ वही काम करेगा। ठीक है, तो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस जो है इसमें आप स्पेसिफिक टास्क जो है परफॉर्म कर सकते हो यूजिंग योर कंप्यूटर प्रोग्राम। टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। बेसिकली ये कंप्यूटर को बताता है। अब आप अगर बात करो कि आप कहोगे कंप्यूटर प्रोग्राम आपने बनाया है, कंप्यूटर को कैसे बताता है, तो सिंपल ये है, जिस तरह विंडोज डेवलप हुई भी है इन सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई भी सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप होता है इन सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो अगर आप कंप्यूटर को रन कर रहे हो, आप ए प्रेस करोगे तो क्या होगा, आप बी प्रेस करोगे तो क्या होगा, आप माउस से क्लिक करोगे तो क्या होगा, तो ये सारी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को कौन दे रहा है? आपका कंप्यूटर प्रोग्राम बता रहा है। ठीक है, प्रोग्रामिंग हुई हुई है जिसके थ्रू उसको पता है कि अगर एक कीबोर्ड से ए प्रेस हो रहा है तो अब मैंने क्या फंक्शन परफॉर्म करना है, अगर माउस क्लिक हो रहा है, राइट क्लिक हो रहा है तो मैंने क्या करना है, लेफ्ट क्लिक हो रहा है तो मैंने क्या करना है, डबल क्लिक हो रहा है तो मैंने क्या करना है, कोई फंक्शन की प्रेस हो रही है तो मैंने क्या करना है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, प्रोग्रामिंग हुई हुई है जो कंप्यूटर को बताता है, इंस्ट्रक्ट करता है कि कैसे कैसे आपने काम करना है। कंप्यूटर इटसेल्फ कुछ नहीं कर सकता, इट इज जस्ट अ मशीन जिसको आपने, एक ह्यूमन बीइंग ने प्रोग्राम किया हुआ है, सिखाया हुआ है, एक इंस्ट्रक्शंस दी हुई है कि कैसे कैसे वर्क करना है। नेक्स्ट आ जाता है, कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शंस इन मशीन लैंग्वेज व्हिच कंसिस्ट ऑफ जीरोस एंड वंस। कंप्यूटर जो है वो सिर्फ 0 और 1 बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। आपने अगर ए प्रेस किया है तो कंप्यूटर को नहीं पता ए क्या है। ए जो है वो किसी प्रोग्राम के थ्रू कन्वर्ट होगा 0 और 1 की फॉर्म में, तब उसे कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकेगा। ठीक है, तो आपका कंप्यूटर जो है वो कोई भी और लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता एल्स देन zeros and one, which is called the machine language, or you can also call it as binary language। ठीक है, या कंप्यूटर लैंग्वेज। High level computer program must be translated into machine language before execution। अब C++ is a high level language। उस लैंग्वेज में अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग करोगे तो वो पहले ट्रांसलेट होगी मशीन लैंग्वेज में, तो कंप्यूटर उस चीज को अंडरस्टैंड कर सकेगा। SDLC के फेजेस में अगर आप देखो तो जो कोडिंग और वेरिफिकेशन वाला फेज हमने पढ़ा था, वहां पे हमने एक एग्जांपल प्रोग्राम की पढ़ी थी जिसमें हम सी इन सी आउट मार्क्स वगैरह चेक कर रहे थे। मार्क्स अगर 40 से ज्यादा हैं तो पास प्रिंट हो, मार्क्स अगर 40 से लेस हैं तो फेल प्रिंट हो। तो वो जो एक प्रोग्राम था वो
होली सोली आपकी हाई लेवल लैंग्वेज में मीन्स इंग्लिश वर्ड्स थे जिसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो, उसमें लिखा हुआ था। उस चीज को कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। अब वो जो प्रोग्रामिंग आपने की है वो पहले क्या होगी, ट्रांसलेट होगी मशीन लैंग्वेज में जीरोस और वंस की फॉर्म में, और फिर जो है कंप्यूटर उस चीज को अंडरस्टैंड करेगा। कन्वर्जन इज अचीव्ड बाय द कंपाइलर। अब हाई लेवल लैंग्वेज में आपने प्रोग्राम तो लिख दिया, अब वो कन्वर्ट किसके थ्रू होगा, वो कंपाइलर के थ्रू कन्वर्ट होगा। कंपाइलर उससे हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा और उसके बाद प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट होगा। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम जो है वो सोर्स कोड कहलाता है। हाई लेवल लैंग्वेज में आपने प्रोग्राम लिख दिया, मीन्स आपने सी लैंग्वेज यूज कर ली, C++ लैंग्वेज यूज कर ली, आपने जावा यूज कर लिया, आपने कोई भी लैंग्वेज यूज कर ली हाई लेवल लैंग्वेज, तो उसमें जो आपने प्रोग्राम लिखा है दैट विल बी कॉल्ड एज सोर्स कोड। लेकिन जब कंपाइलर उसे कन्वर्ट कर देता है इनटू द मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम, तो मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड। मींस सोर्स कोड वो है जो हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा जाएगा, और ऑब्जेक्ट कोड वो है जो जीरोस और वंस के फॉर्म में कंपाइलर कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं व्हाट आर हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स जो हम स्टार्ट में प्रोग्राम के लिखते हैं, इफ यू रिमेंबर, हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conio.h, हमने अपने SDLC के फेजेस में पढ़ा था, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पार्ट 2 में पढ़ा था। तो वो जो है these are called as header files. C++ contains many header files. Header file contain information that is required by the program in which these are used. Header files में वो information होती है जो प्रोग्राम को आगे जरूरत होती है। जिस तरह आप हमने iostream.h लिखा, उसकी जरूरत हमें कहाँ पे पड़ती है, जब हम अपने प्रोग्राम में सी इन यूज करते हैं या सी आउट यूज करते हैं। ठीक है, ये वाली जब स्टेटमेंट्स यूज होती हैं तो वहां पे हमें iostream.h की जरूरत पड़ती है, क्योंकि iostream.h में लिखा हुआ है कि सी इन होगा तो क्या करना है, सी आउट होगा तो क्या करना है। ठीक है, इट हैज .h एक्सटेंशन। कोई भी हेडर फाइल है तो उसके एंड में .h जो है वो लाजमी लिखा हुआ होगा। Examples include iostream.h, conio.h and map.h. iostream.h आप हर उस प्रोग्राम में यूज करोगे जिसमें आपने सी इन लिखना है या सी आउट लिखना है, और ऑलमोस्ट हम हर प्रोग्राम में इनपुट आउटपुट फंक्शंस तो हर प्रोग्राम में होंगे, तो उसमें आपको iostream.h लाजमी लिखना पड़ेगा हर प्रोग्राम के स्टार्ट में। conio.h जो सेकंड आपकी हेडर फाइल है, वो हम कब लिखते हैं, जब हमने प्रोग्राम में getch या getche का फंक्शन यूज करना हो। मींस आपने प्रोग्राम को एंड करना है, आपने कोई कंसोल पे इनपुट या आउटपुट देनी है, उसके लिए हम conio.h की हेडर फाइल मस्ट इंक्लूड करेंगे। तो ये तो फर्स्ट टू जो हेडर फाइल्स हैं, ऑलमोस्ट हम हर प्रोग्राम में आगे जब हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे तो हर प्रोग्राम के स्टार्ट में ये दो हेडर फाइल्स मस्ट इंक्लूड होंगी, क्योंकि ये दोनों फंक्शंस हमने लाजमी यूज करने होंगे। लास्ट वन इज map.h। map.h आप तब करोगे जब आपको प्रोग्राम में पावर कैलकुलेट करनी है, आपको स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, आपको tan थीटा, cos थीटा, sin थीटा और कोई भी और मैथमेटिकल फंक्शन यूज करना है, तो उसके लिए आपको हेडर फाइल यूज करनी पड़ेगी, दैट इज math.h। अब है नेक्स्ट हेडर फाइल्स में ही आता है नेक्स्ट प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बेसिकली हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए यूज होते हैं। मींस आपने हेडर फाइल लिखनी है, iostream.h लिखना है, लेकिन उसे किस जगह पे लिखोगे, तो वो आप प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के अंदर उसे लिखोगे। यूज टू इंक्लूड द हेडर फाइल एट द बिगिनिंग ऑफ अ प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम के स्टार्ट में हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है वो यूज होते हैं। It is not a normal program instruction to be executed by the CPU. कोई भी नॉर्मल जिस तरह हम लोग एग्जीक्यूशन करते हैं, सी इन है, सी आउट है, या कोई भी और प्रोग्राम की स्टेटमेंट है, उसकी तरह ये एग्जीक्यूट नहीं होता। बेसिकली इसका क्या काम होता है कि उनसे हेडर फाइल से रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शंस या जो कमांड्स हमने अपने प्रोग्राम में यूज की हैं, उनकी डेफिनेशन को बेसिकली कॉपी करना होता है। मींस आप कह सकते हो सिंपल कि सी इन ने क्या काम करना है, इनपुट लेनी है, इनपुट अब वो किस तरह लेगा, कौन से वेरिएबल में सेव करेगा, इसके बारे में जो कंप्लीट डिटेल है वो iostream.h में लिखी हुई है, और कंपाइलर जो है वो वहां से सारी डिटेल रीड करके इनपुट लेगा। ये सी आउट की कमांड, हम आउटपुट के लिए कुछ प्रिंट करने के लिए अगर कोई कमांड यूज करते हैं तो अब आउटपुट कैसे होगी, क्या चीज प्रिंट हुई आएगी, या आउटपुट का फंक्शन किस तरह परफॉर्म होता है, इसकी डिटेल सारी हमें नहीं लिखनी, हमें सिर्फ सी आउट लिखेंगे
डिटेल हमें कहां से मिलेगी, iostream.h से कंपाइलर ऑटोमेटिकली गेट कर लेगा. इट इज अ कोड फॉर कंपाइलर टू इंक्लूड अ हेडर फाइल. बेसिकली प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव एक सिंपल सा कोड है जो हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए यूज होता है. सिंटैक्स इसका क्या है कि हम पहले लिखते हैं हैश इंक्लूड लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में हम क्या लिख देते हैं, नेम ऑफ द फाइल, हेडर फाइल. जो भी आपने हेडर फाइल लिखनी है ये लेस देन और ग्रेटर देन के साइन के बीच में आ जाएगा. हैश इंक्लूड लेस देन नेम ऑफ द हेडर फाइल एंड ग्रेटर देन मींस दो लेस देन और ग्रेटर देन के साइन के बीच में हम हेडर फाइल का नेम लिखेंगे. और हैश इंक्लूड जो है ये पूरी जो लाइन है इस चीज को हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव. किस लिए यूज होता है, हेडर फाइल का नेम इस जगह पे लिखने के लिए, हेडर फाइल को इंक्लूड करने. एग्जांपल है हैश इंक्लूड, तो एज इट इज आएगा. इस जगह पे लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में क्या आ जाएगा, iostream.h. नेक्स्ट है हैश इंक्लूड और उसके बाद अगेन लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में math.h. मींस जो भी आपने हेडर फाइल यूज करनी है आप इस जगह पे उसका नेम लिख दोगे. और ये स्टार्ट में है हैश इंक्लूड, ये चेंज नहीं होगा किसी भी प्रोग्राम के लिए. नेक्स्ट है आपका टॉपिक रिजर्व वर्ड. रिजर्व वर्ड नेम से आपको पता है रिजर्व है, वो किसी काम के लिए ऑक्युपाइड है ऑलरेडी. ठीक है, तो उन चीजों को उन वर्ड्स को हम बोलते हैं रिजर्व वर्ड. रिजर्व वर्ड आर स्पेशल वर्ड व्हिच आर रिजर्व्ड बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर स्पेसिफिक पर्पस इन प्रोग्राम. अब C++ लैंग्वेज में, जैसे हम C++ की बात करेंगे, बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जिनका कोई स्पेसिफिक काम है, स्पेसिफिक उसका उनका कोई पर्पस है जो सिर्फ उसी पर्पस के लिए यूज होंगे. उसके अलावा आप उन्हें कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते हो. अगेन मैं एग्जांपल आपको सेम दूंगी cin और cout की. cin की कमांड आपकी हमेशा किस लिए यूज होगी, इनपुट के लिए. cout की कमांड हमेशा आउटपुट के लिए. इसके अलावा ये किसी काम के लिए यूज नहीं हो सकती. ठीक है, These cannot be used as variable name. ये जो रिजर्व वर्ड होंगे उनको आप एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते हो. लेट्स सपोज हम a is equals to 10 तो लिख सकते हैं, लेकिन हम cin is equals to 10 नहीं लिख सकते. ठीक है, तो जो आपके रिजर्व वर्ड हैं वो कभी भी एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं होंगे. All reserve words are written in lowercase letter. जो भी रिजर्व वर्ड हैं, जितने भी रिजर्व वर्ड हैं आपके C++ लैंग्वेज में, वो सारे लोअर केस लेटर में, मींस आप स्मॉल लेटर्स में उन्हें लिखोगे, कभी भी कैपिटलाइज लेटर्स नहीं होंगे. देयर आर अबाउट 80 रिजर्व वर्ड इन C++. वेरी करते हैं, वर्जन टू वर्जन वेरी करते हैं C++ के, लेकिन ऑलमोस्ट 80 जो हैं वो हर एक में रिजर्व वर्ड होते हैं. रिजर्व वर्ड की एग्जांपल है, ये आपके पास एक कंप्लीट टेबल शो किया हुआ है. इसमें जितने भी वर्ड लिखे हैं ये सारे के सारे रिजर्व वर्ड हैं जिनको आप एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते हो. इनका अपना अपना कोई ना कोई पर्पस होगा, अपने पर्पस के लिए यूज होंगे. जिस तरह आपका ये फॉर है, इट इज अ लूप. गो टू किसी लाइन पे मूव करने के लिए. इफ आप यूज कर, इफ और एल्स की इफ और एल्स आप यूज कर चुके हो, आपको पता है इसके बारे में. सी इन और सी आउट आप ऑलरेडी यूज कर चुके हो, उनके बारे में भी आपको पता है. तो ये सारे रिजर्व वर्ड हैं जो सिर्फ और सिर्फ इस अपने स्पेशल पर्पस के लिए यूज होंगे. That was our today's lecture. If you have any questions, you can ask me anytime. Thank you so much.